बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मंठार न्यूज़ के नाज़रीन और सामीन। आज हम रोही में मौजूद हैं। ये सहराए चोलिस्तान का एक हिस्सा है। इसका नाम रोही है। हम इस हवाले से कुछ बातें करेंगे जो हम जानते हैं। ये एक पुरानी तहज़ीब थी और मेरी मालूमात के मुताबिक 3000 या 3500 कबल मसीह जो है यहाँ कुछ आसारात मिले हैं, जिस हवाले से कुछ तहकीकी काम भी किया जाएगा। ये एक बहुत पुरानी तहज़ीब है जो यहाँ की कदीम तहज़ीबों में से एक है और उसके निशानात जो हैं वो पतन मीनारा भी हैं। ठीक है, पतन मीनारा इस चीज़ का निशान है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तहज़ीब आबाद थी, बहुत बड़े शहर थे और यहाँ से एक दरिया जिसे दरियाए हाकड़ा कहा जाता है और आगे जाकर सिंध के इलाके में उसके 2 हिस्से बनते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा निशान था और उसकी गुज़रगाह के कुछ निशानात और कुछ अलामात यहाँ पे मिलती हैं हमें। ठीक है जी, कि पतन मीनारा उस दरिया के किनारे पर आबाद था और ये जो अब सहरा है, लको-दक रेगिस्तान, ये आबाद हुआ करता था कभी। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने जो यहाँ पे घूमने-फिरने के लिए या शिकार की गर्ज से आते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे कदीम निशानात मिलते हैं, कुछ बिल्डिंगें मिलती हैं, इमारतें जो अब रेत में दब चुकी हैं, कुछ न कुछ उनके निशानात मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगर इसको देखा जाए कि ये कितना पुराना इलाका है, यहाँ पे कोई बड़ी तहज़ीब आबाद थी, लोग थे, बड़े-बड़े शहर थे। तो इसको देखने के लिए हम 3000 कबल मसीह से भी ज़्यादा पीछे जाएँगे, तो हमें कुछ मालूम होगा कि कुछ ऐसा था। और इस हवाले से हमें पतन मीनारा को भी देखना होगा। ये भी हमारी रिसर्च का हिस्सा होगा। लेकिन अब बात ये है कि ये कितना बड़ा इलाका है और इसे किस तरह से देखा जा सकता है। जो इस रेगिस्तान का मुतलका इलाका है सूबा पंजाब पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा इलाका है, इसको चोलिस्तान कहते हैं और इस चोलिस्तान का जो जनूबी हिस्सा है उसका ख़ास नाम रोही है और इसी रेगिस्तान का अगला हिस्सा जो सूबा सिंध पाकिस्तान में मौजूद है उसको थरपारकर कहते हैं। ये तमाम सहरा आपस में मुंसलिक है, मिला हुआ है और इसी से मुतसिला इलाका जो हिंदुस्तान में है, बहुत बड़ा सहरा है, उसे राजस्थान कहते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितना बड़ा इलाका है और इसके मखसूस हिस्से का नाम रोही है। तो रोही क्यों है? ख्वाजा गुलाम फरीद मिठन कोटी के हवाले से ये रोही मशहूर रही है और बहुत शोहरत उन्हीं के नाम से इसे मिली और इसे कहा जाता है ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही, ख्वाजा साहब की रोही। तो अब ये क्यों कहा जाता है? ये भी एक अच्छा सवाल है। जो मुझे 1-2 बुज़ुर्गों से पता चला, वो ये था कि रोही एक खातून का नाम था जो इस चोलिस्तान में, इस सहरा में आबाद थी। उनका तमाम कबीला यहाँ पे आबाद था और वो इत्तफ़ाक से ख्वाजा साहब की बैत में आ गईं। उन्होंने ख्वाजा साहब की मुरीदी अख्तियार कर ली और उनकी वजह से ये इलाका रोही के नाम से मशहूर हुआ। बहुत बड़ी बात है। वो खातून बहुत ज़्यादा अकीदतमंद होंगी और हम इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ने उनके नाम का चर्चा किया, तो वो ज़रूर बहुत बड़ी हक़ परस्त होंगी और उन्होंने अपने आप को इस कायनात के चंद मज़ाहिर की हकीकत को और अपने खुदा से ज़रूर कोई ख़ास ताल्लुक़ जोड़ा होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके नाम को इस कदर शोहरत बख्शी। तो अब इस इलाके में जो है वो कुछ मामलात तब्दील हुए हैं। 80 की दहाई में यहाँ पे सैलाब आया, उस वजह से यहाँ के बहुत सारे इलाके जो थे वो सेम हो गए। सेम होने के बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इस पानी को, जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनों को ख़राब कर चुका है, इसको सहरा की तरफ निकाला जाए। तो ये पानी जो है वो नाले बनाकर इस रेगिस्तान में पहुंचाया गया। अब यहाँ पे बहुत बड़े इलाके हैं जो टीलों के दरमियान कुछ पट्टियाँ हैं, वहाँ पे इस सेमज़दा पानी को छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इलाका शिकार की आमाजगाह भी बन गया है। इस पानी में जो सेम का पानी है, मछली का शिकार होता है और मौसम सरमा में यहाँ पे जो आबी परिंदे हैं, वो भी यहाँ आते हैं, उनका भी शिकार किया जाता है कुछ ना कुछ। और इस इलाके में जो रेगिस्तानी हिरन हैं वो भी मौजूद हैं और खरगोश भी हैं, तीतर, बटेर
اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ تلور بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تعداد بہت کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس علاقے میں کیونکہ یہ ایک گڑھ بن گیا ہے شکار کا، تو محکمہ شکار نے جو ہے یہاں پہ پابندیاں لگا دی ہیں، اپنے کچھ جو ہیں وہ اہلکار تعینات کی ہیں، کچھ پوسٹیں بنا دی ہیں، شکار پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جو شکاری ہوتے ہیں نا، وہ صرف شغل کے لیے شکار نہیں کرتے، بلکہ میں نے ایسے شکاری کچھ دیکھے ہیں جو نسلوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اس لیے پابندی ہونی لازمی ہے۔ ہاں جی جی، تو اب انہی باتوں کے ساتھ کہ یہ جی روہی کیسے ہے، اور یہاں پہ کون کون سے جو ہیں وہ جاندار یا پرندے موجود ہیں جن کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ یہ سیم کا پانی کیسے پہنچا، یہ بھی باتیں میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ذرا یہ سیم کے پانی کا ویو دکھا دیں میرے بھائی، جو یہاں پہ موجود ہے ہمارے قریب۔ یہ دیکھیں جی، دور دور تک جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے پانی ہی نظر آ رہا ہے، یا کچھ ٹیلے نظر آ رہے ہیں ریت کے۔ تو جی اب ہمیں اشارہ مل چکا ہے کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کھانا کیسے تیار ہوا ہے اور کتنا بہترین نظر آ رہا ہے، اور ذائقہ دار کتنا ہے وہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے گا۔ چلیں جی آئیں دلبر بھائی، دیکھتے ہیں کھانا تیار ہو گیا اور کیسا ہوا ہے۔ جی ہم یہ قریب پہنچ چکے ہیں، ہمارے دوست جو کھانا تیار کر چکے ہیں، دکھائیں ذرا دلبر بھائی، دوست بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ اشفاق بھائی کیا خیال ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ جی، اچھی بات ہے، یہ تمام دوست اکٹھے ہو گئے ہیں جی، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے یہ کھانا تیار ہو چکا ہے۔ دلبر بھائی دکھائیں ذرا کیا ہے کھانے میں جی، اور کیسا بنا ہے؟ جی مچھلی پکائی گئی ہے جی، یہ شوربے والی، اور خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ہو، انتہائی بہترین۔ اور کھانے میں جی ہم نے اس کے ساتھ جو روٹی کھانی ہے اسے کوکی کہتے ہیں، ایک موٹی روٹی ہوتی ہے جو ریت میں دبا کے پکائی جاتی ہے۔ یہ دلبر بھائی دکھائیں کوکی، اور میں دکھاؤں جی آپ کو یہ کتنی موٹی روٹی ہے جی، ایک ٹکڑا، یہ دیکھیں جی کتنی موٹی روٹی ہے، یہ ریت میں دبا کر پکائی جاتی ہے، اور اس پہ کوئی مٹی یا ریت نہیں لگی ہوئی، بہترین روٹی ہے، اور اسے ہم انشاءاللہ کھائیں گے ابھی، اور پھر آپ کو بتائیں گے جی یہ کیسا کھانا بنا ہے، اور یہ کوکی کتنی مزیدار ہے، اور یہ سالن کتنا مزیدار ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم کھا رہے ہیں کھانا۔